will start our second chapter, India Events after 1960. Now look at our chapter. India became independent in 1947 CE. हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ. CE means Common Era. India accepted the constitutional framework in 1950 and became a sovereign democratic nation. और 1950 में कॉन्स्टिट्यूशनल का फ्रेमवर्क हुआ. ओके, एंड बिकम अ सोवरेन डेमोक्रेटिक नेशन, और हमारा डेमोक्रेटिक नेशन कहलाया, मीन्स लोकशाही जिसे कहते हैं. द इंडियन सोसाइटी इज अ मल्टीकल्चरल एंड पीपल ऑफ अ वेरियस लैंग्वेज, रिलीजन, एथेंटिसिटी एंड कास्ट लिव टुगेदर. और तो और हमारी इंडिया में अलग अलग संस्कृति के लोग, अलग अलग जाति धर्म के लोग, अलग अलग भाषाओं के लोग एक साथ, एक दूसरे के साथ रहने लगे. ओके, ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड आफ्टर इंडिपेंडेंस, ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड मीन्स शुरुआत के काल में, इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिया नीडेड टू सॉल्व डिफरेंट इशू ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट. और इंडिपेंडेंट के बाद क्या हुआ, इंडिया को डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज पे काम करना पड़ा, क्योंकि जब हम लोग ब्रिटिश काल में थे तो ब्रिटिश लोगों ने हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किया, हमारे आर्थिक परिस्थिति, बहुत सी चीज़ों में हमें घाटा हुआ. और आफ्टर इंडिपेंडेंस मीन्स इंडिपेंडेंस के बाद तो हमें इकोनॉमिकल क्राइसिस हुए, पॉलिटिकल क्राइसिस हुए, इवन सोशल डेवलपमेंट में भी बहुत से क्राइसिस हुए. The establishment of the Planning Commission and emphasis on the industrialization was a mean to achieve economic development. और तो और एक प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश किया गया जिसमें यह बोला गया कि हमें ज़्यादा भार मीन्स ज़्यादा प्रेशराइज किस चीज़ पे करना चाहिए, हमारे लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, मीन्स कंपनियाँ, नई नई कंपनियों की स्थापना होनी चाहिए. राइट, वॉज अ मीन टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट. और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होगा, इससे हमारी इकोनॉमिकल मीन्स आर्थिक परिस्थिति में सुधार, हमारी आर्थिक परिस्थिति में सुधार होगा. एंड टू एलिमिनेट पॉवर्टी इन इंडिया, और धीरे धीरे हमारे देश की गरीबी हटती जाएगी. सक्सेसफुली कंडक्ट ऑफ इलेक्शन एंड फेथ इन डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन. और तो और हमारी इंडिया में सक्सेसफुली कैसे होना चाहिए, इलेक्शन में सच्चाई होनी चाहिए, फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, ट्रेडिशन और डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस भी उसी तरह से आएंगे. मेड इट पॉसिबल फॉर अस टू अचीव पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. और फेथफुली जैसे विश्वास के साथ अगर हम इलेक्शन लड़ेंगे तो एक स्टेबल होगा हमारा देश, एक स्थिरता आएगी. At the same time, several social reformers, including policies and programs. और उसी के साथ साथ हम लोग कुछ सोशल रिफॉर्म्स प्रोग्राम भी रिफॉर्म करेंगे जिससे हमें फायदा होगा. ओके, at the same time several social reforms including policies and programs of the weaker section. और तो और इन पॉलिसीज से हमें क्या फायदा, इस पॉलिसी को फॉलो अप में लाने के लिए, ये प्रोग्राम जब हम करेंगे तो हम किस सेक्शन के लिए, वीकर सेक्शन, जो गरीब है, कहते हैं जो वीकर, सबसे बिलो पॉवर्टी लाइन जो सेक्शंस होते हैं उनके लिए, ऑफ द सोसाइटी वेयर सॉट टू द इम्प्लीमेंटेड, उनके लिए फायदे कैसे होंगे, किस तरह से होंगे, वीकर सेक्शन में कैसे डेवलपमेंट होंगी, वो भी हम देखेंगे. नाउ वी कैन लुक एट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज 1960s. अब 1960 में क्या हुआ. इन द डेडिकेट ऑफ 1960 several events occur which had a huge impact on the political situation in India. Okay, several event occurred. अब बहुत से इम्पैक्ट हुए पॉलिटिकल सिचुएशंस में, मीन्स बदलाव हुए, बहुत इम्पैक्ट. मीन्स देखा जाए तो हम 1960s के पहले अगर देखते हैं तो हम लोग ब्रिटिश रूलर्स में थे, तो ब्रिटिश लोगों ने हम पे पूरी तरह से उनका अधिकार जताया था, उनका ही वर्चस्व चलता था, वो उनके हिसाब से ही सब डिवाइडेशंस होते थे. Now, the region of Goa, Diu and Daman were freed from Portuguese rules and become part of the Indian Federation. और जब गोवा और दीव दमन जो कहते हैं वो पहले पुर्तगीज के पास था, मीन्स पुर्तगीज ब्रिटिशर्स हो गए जिनका राज चलता था, तो धीरे धीरे क्या हुआ, गोवा और दीव दमन भी एक सेपरेट राज्य हो गया जो हमारी इंडिया के फेडरेशन में इंक्लूड हुआ. राइट, the tension between India and China on the northern border which had been rising since 1950. और 1950 में क्या हुआ, चाइना और इंडिया की जो बॉर्डर थी, नॉर्थन बॉर्डर जिसे इंडो मैकमोहन लाइन जिसे कहा जाता है, उस पे भी कुछ क्राइसिस खड़े हुए. मीन्स उस बॉर्डर को लेके इंडिया और चाइना के बीच में
छोटी छोटी वॉर का वातावरण तैयार हुआ। कल्टिमिनेटेड इन द वॉर ऑफ 1962, और ये क्या हुआ 1962 में वॉर केस में कल्टिमेट हुआ बिटवीन टू कंट्रीज, दो राज्यों के बीच में। द वॉर वॉज फाउट इन द रीजन ऑफ द मैकमोहन लाइन, और ये कौन सी लाइन थी, मैकमोहन लाइन, इंडो पाक बॉर्डर जिसे हम कहते हैं। आफ्टर इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू लीड द कंट्री। और आफ्टर इंडिपेंडेंट मीन्स इंडिपेंडेंट के बाद हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और उन्होंने हमारे देश का कारोबार संभाला। ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियंस फॉरेन पॉलिसी, और वो हमारे आर्किटेक्ट कहते हैं ना, फ्रेम करते, जो हमारे जड़न घड़न करने वाले आर्किटेक्ट थे, वो इंडियन फॉरेन पॉलिसी को उन्होंने हमारे देश में अप्लाई किया। हिज कंट्रीब्यूशन टू द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज सिग्निफिकेंट, और उनका जो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, वो जो कंट्रीब्यूशन था, उनका योगदान जो हमारे देश के लिए बहुत फायदेमंद रहा। जवाहरलाल नेहरू पास्ड अवे इन 1964, और 1964 में ये महान आत्मा हमारे देश से पास अवे हुई। Then after, Lal Bahadur Shastri succeed him and become the next Prime Minister of India, और जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद हमारे देश के कारोबार को संभालने के लिए लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्राइम मिनिस्टर हुए। During his tenure, India and Pakistan went to war over the Kashmir issue in 1965, और जब हमारे लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधानमंत्री थे, तो उसी दरमियान 1965 में पाकिस्तान ने कश्मीर को लेके इंडिया के साथ वॉर शुरू किया। द सोवियत यूनियन ट्राइड टू मेड इट बिटवीन द टू कंट्री, और इन दोनों को मीन्स सपोर्टिव कौन था, तो सोवियत यूनियन था टू कंट्रीज को। लाल बहादुर शास्त्री गिव्स द स्लोगन, और उसी दरमियान लाल बहादुर शास्त्री ने ये स्लोगन बोला, जय जवान जय किसान, with which he highlighted the importance of a Indian soldier, और उन्होंने इस स्लोगन के थ्रू ये बताया कि जिस तरह से हमारे देश के किसान हैं, उसी तरह से हमारे देश के जवान भी है, जो देश के लिए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इंडियन फार्मर्स, लाल बहादुर शास्त्री ब्रीथ हिज लास्ट एट तशकेंट इन 1966, और उन्होंने अपनी आखिरी सांस 1966 में he also passed away. And then after, Indira Gandhi became the Prime Minister of India in 1966, और हमारे देश की पहली प्रधानमंत्री 1966 में इंदिरा गांधी जी हुई। ड्यूरिंग हर टेंचर, पाकिस्तान्स ऑपरेसिव पॉलिसीज इन ईस्ट पाकिस्तान रिजल्टेड इन अ बिग मूवमेंट देयर, और उसी दौरान 1966 में ही पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक बिग मूवमेंट स्टार्ट की। दिस मूवमेंट वाज लीड बाय शेख मुजफ्फर रहमान एंड हिज ऑर्गेनाइजेशन मुक्ति बहानी। तो ये जो मूवमेंट स्टार्ट की थी ये जो मूवमेंट स्टार्ट की थी मुजफ्फर रहमान एंड हिज ऑर्गेनाइजेशन, उनके ऑर्गेनाइजेशन ने मुक्ति बहानी। दिस क्राइसिस इन ईस्ट पाकिस्तान अफेक्टेड इंडिया एज वेल एज become a millennium of refugees came to India, और इसी दरमियान हमारे देश में पाकिस्तान से बहुत से रिफ्यूजीज आए, और पाकिस्तान में जो ऑर्गेनाइजेशन जो थी मुजफ्फर रहमान, उन्होंने जो इसी वजह से डिवाइडेशन हुआ, और बहुत से रिफ्यूजीज मीन्स पाकिस्तान के लोगों को वहां से निकाला गया, जिन्हें रिफ्यूजीज कहा जाता है, जो इंडिया में स्टेबल होते। इन 1970s, अब 1970 में क्या हुआ, The 1971 war between India and Pakistan led to the creation of an independent country called Bangladesh, और 1971 में अगेन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो वॉर हुआ, उसमें बांग्लादेश भी था, तो बांग्लादेश ने भी खुद को एक इंडिपेंडेंट राज्य मीन्स कंट्री के थ्रू एस्टैब्लिश किया। As a part of India policy to use atomic energy for a peaceful purpose, और उसके बाद एज अ पार्ट ऑफ इंडिया पॉलिसी टू यूज एटॉमिक एनर्जी फॉर अ पीसफुल पर्पस, और एटॉमिक एनर्जी का जो यूजफुल किया उन्होंने, वो एकदम पीसफुली, शांति के तौर पे किया। इंडिया सक्सेसफुली कैरिड आउट एन अंडरग्राउंड टेस्ट ऑफ एन एटॉमिक डिवाइसेस, और उसी दरमियान इंडिया ने 1971 में एटॉमिक एनर्जी के भी
टेस्ट शुरू किए। देन एट अ पोखरन इन राजस्थान इन 1974। और तो और हम देखें, अगर एटॉमिक डिवाइस का उन्होंने टेस्ट किया एट राजस्थान इन राजस्थान में जो पोखरन करके है, वहां पे उन्होंने पहली टेस्ट 1974 में की। In 1975, the people of Sikkim voted for joining the India Republic and Sikkim become a full-fledged state in India Federation। और तो और उसी के साथ उन्होंने क्या किया, सिक्किम ने भी वोट किया कि हमें भी इंडिया के साथ एक अलग राज्य की स्थापना, इंडिया के साथ ज्वाइन होना है, पर एक अलग राज्य करके स्थापित होना है, खुद का एक फेडरेशन, खुद का एक झंडा होना चाहिए, इंडिया फेडरेशन के साथ हमें भी जुड़ना है। ड्यूरिंग these dedicate the political situation in India grew unstable। और इसी दरमियान जब इस तरह के हुए पोखरण के, हमारे पोखरण की चाशनी के बाद जो भी हमने एटॉमिक एनर्जी का किया वर्कआउट, उसके बाद सिक्किम एक अलग राज्य की स्थापना हुई। देन उसके बाद हमारी जो पॉलिटिकल सिचुएशंस थी इंडिया की, उसमें बहुत सी अनस्टेबिलिटी आने लगी। द इलाहाबाद हाई कोर्ट गिव द वेरिडिक्ट in 1974 that Indira Gandhi, the then Prime Minister, had misused the government machinery during her election campaign। और उसी तरह 1974 में हाई कोर्ट इलाहाबाद ने बोला कि नहीं, इंदिरा गांधी जी ने इलेक्शन के दरमियान जो भी किया है मशीनरी का यूज, वो मिसयूज किया है कैंपेन में, जो भी इलेक्शन हुआ है उसमें जो भी वोटर्स हुए हैं वो मिसयूज के थ्रू, मीन्स गलत तरीके से हुआ है। इट लीड इट लेड टू नेशन वाइड स्ट्रिक्ट एंड प्रोटेस्ट। और इसीलिए इसे स्ट्रिक्ट प्रोटेस्ट किया जाता है, मीन्स इसका विरोध किया जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द सिचुएशन बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू दिस मूवमेंट लेड बाय अजय जयप्रकाश नारायण। और ये सिचुएशन थी, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गई जब जयप्रकाश नारायण जी थे। The situation of a law and order in the country worsened, and the government declared a state of a national emergency on the basis of constitutional provision। और इसी दरमियान नारायण जयप्रकाश नारायण जी ने स्टेट में इमरजेंसी लागू की। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के हिसाब से, क्योंकि इलाहाबाद कोर्ट ने ऐसा डिक्लेयर किया था कि इंदिरा गांधी जी के इलेक्शन में मशीनरीज का मिसयूज किया गया, मीन्स गलत तरीके से वोटिंग की गई है। During this turbulent period, the fundamental right of Indian citizens were suspended। और उनके fundamental rights को suspend किया गया, मीन्स उन्हें रोका गया। Due to the emergency, the Indian administration became a disciplined, but the human rights were restricted। और उनके अधिकारों को रोक दिया गया। The period of a national emergency lasted from 1975 to 1977, and after that general election were conducted। और ये जो लागू हुआ 75 से लेके 77 तक, और after 77 the election will be again reconducted that time, and that time there will be a emergency declared। On the backdrop of the emergency, many opposition parties came together and formed a party called the Janata Party। और इसी दरमियान जब इमरजेंसी लागू हुई इंदिरा गांधी के कारकिर्दी में, जब उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, बट ये बोला गया हाई कोर्ट के थ्रू कि उनके इलेक्शन पीरियड में कुछ मिसयूज हुए हैं, गलत तरीके से वोटिंग्स की गई हैं, गलत चीजें की गई है। तो उसी दरमियान बहुत सी, उस बैकड्रॉप की वजह से बहुत सी नई पार्टीज ने जन्म लिया। उनमें से एक थी जनता पार्टी। द कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी वॉज राउंडली डिफीटेड बाय दिस न्यूली फॉर्म जनता पार्टी। मोरोजी देसाई बिकम द प्राइम मिनिस्टर। और इन कांग्रेस पार्टी को डिफीट किया जनता पार्टी ने, और उस समय देश में मोरोजी देसाई हमारे प्राइम मिनिस्टर बने। बट अंडर हिज लीडरशिप द जनता पार्टी गवर्नमेंट कुडंट लास्ट लॉन्ग ड्यू टू द इंटरनल डिफरेंसेस। बट उनके आपसी मतभेद की वजह से ही वो ज्यादा दिन तक टिके नहीं। इंटरनल डिफरेंसेस, चरण सिंह सक्सीड हिम, और इस बीच चरण सिंह सक्सीड हुए। बट इवन हिज गवर्नमेंट वॉज अ शॉर्ट लिव्ड वन, और चरण सिंह भी ज्यादा दिन नहीं चल पाए। Elections were conducted once again in 1980, and the Congress party under the leadership of the Indira Gandhi came to the power again। और इसी दरमियान क्या हुआ कि 1980s में दोबारा इलेक्शन हुए, और दोबारा इलेक्शन होने के बाद फिर से इंदिरा गांधी जी हमारी पावर में आई, फिर से वो प्राइम मिनिस्टर बनी। ओके, देन वी कैन गो फॉर आवर नेक्स्ट, दैट इज अ 1980s। 1980s, 1980s, during
दिस डेडिकेट द इंडिया पॉलिटिकल सिस्टम। और इसी दरमियान इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम था फेस्ड मेनी न्यू चैलेंजेस। और इसी दरमियान 1980 में इंडिया का जो इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसने बहुत से नए नए चैलेंजेस को फेस किया। द सिक्स इन पंजाब डिमांडेड एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ अ खलिस्तान। और उसी दरमियान पंजाब के जो सिख थे उन्होंने क्या कहा, हमें भी खलिस्तान जो है एक अलग राज्य के तौर पे चाहिए। और उन्होंने वो मूवमेंट स्टार्ट की विच वेंट ऑन टू बिकम वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव। और ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी ये बहुत ज़्यादा वायलेंट और डिस्ट्रक्टिव थी। पाकिस्तान हैड लेंट इट्स सपोर्ट टू दिस मूवमेंट। और इस मूवमेंट को सपोर्ट करने वाला एकमेव पाकिस्तान था। द इंडियन आर्मी वॉज सेंट into the Golden Temple at Amritsar, a holy shrine of a Sikh in 1984। और इंडियन आर्मी ने 1984 में अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है, लुक एट दिस पिक्चर, उस अमृतसर को उन्होंने टेररिस्ट के चंगुल से छुड़ाया। मीन्स टेररिस्ट को वहां से जहां पे टू एविकेट द टेररिस्ट हु हैड allegedly taken the shelter there। और वहां पे टेररिस्ट लोगों ने शेल्टर लिया था, उन्हें वहां से भगाया, उन्हें वहां से निकाल भगाया। One of the Sikh bodyguard in Indira Gandhi's personal security assassinated her। और उन्हीं के इंदिरा गांधी का एक बॉडीगार्ड था जो पंजाबी था, सिख था। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही assassinated her। और उन्होंने उस पर इंदिरा गांधी को, आप लोगों को अगर याद हो तो इंदिरा गांधी जी को गोली लगी थी। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड यूनाइटेड लिबरलाइजेशन लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम कैरिड ऑन अ मेजर मूवमेंट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और उसी पीरियड के दरमियान यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम ने एक मेजर मूवमेंट नॉर्थ ईस्ट में स्टार्ट की। राइट आफ्टर इंदिरा गांधी's assassinations in 1984, राजीव गांधी became the प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 1984 में जब इंदिरा गांधी पास्ड अवे हुई, उनके तुरंत दौरान राजीव गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। He tried to make several reforms in the field of India। उन्होंने बहुत से चेंजेस किए इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। दैट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और साइंस और टेक्नोलॉजी का नया तरीका उन्होंने ढूंढा। He took the lead in solving the issue of a Tamil minority in श्रीलंका। और उन्होंने जो तमिल माइनॉरिटी थी श्रीलंका में उनके लिए भी बहुत सा नए मूवमेंट्स, नए इशू थे उनको सॉल्व करने की कोशिश की। ही प्रोमोटेड द आइडिया ऑफ यूनाइटेड श्रीलंका विद इंटरनल ऑटोनॉमी टू द तमिल कम्युनिटी, बट हिज एफर्ट्स इन दिस रिगार्ड प्रूव्ड टू बी इन वेन। और उनके वो जो थे, उन्होंने बहुत से एफर्ट लिए पर वो पूरी तरह से हो नहीं पाए। He faced a lot of criticisms in the context of a corruption that took place during a defense equipment deals। और उन्होंने देखा उस दरमियान बहुत से करप्शंस चालू थे जो डिफेंस के साथ इक्विपमेंट डील्स होने वाली थी। especially the purchase of a long range cannons from a foreign company। और जो परचेस करना था उन्हें लॉन्ग रेंज का कैनन कहते हैं तोप, जैसे कि जो परचेस करनी थी उस फॉरेन कंपनी कॉल्ड बोफोर्स, जिस कंपनी मीन्स बोफोर्स जिसे कहा जाता है। पॉलिटिकल करप्शन बिकम अ curical issues in the general elections that followed and the Congress party was defeated। और इसी पॉलिटिकल इशू की वजह से मीन्स जो भी करप्शन की वजह से हुआ, कांग्रेस पार्टी को डिफिट होना पड़ा, मीन्स हारना पड़ा, कह सकते हैं ना, हारना पड़ा, डिफिट हुआ। सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म्ड अ coalitions called the जनता दल एंड विश्वनाथ प्रताप सिंह बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और इस वजह से क्या हुआ, इस कुछ अलग पॉलिटिकल पार्टी, जो सेवरल पॉलिटिकल पार्टी थी, कोलेशंस कॉल्ड द जनता दल, मीन्स जनता दल में से जनता दल पार्टी के विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया ऑफ इंडिया। द पॉलिसी ऑफ प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन। और उन्होंने पॉलिसी प्रोवाइड की, कौन सी, तो रिजर्वेशन की पॉलिसी ही प्रोवाइडेड, राइट। Policies he provided।
द पॉलिसी फॉर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन, और उन्होंने पॉलिसीज प्रोवाइड की रिजर्वेशंस फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी इज कंसिडर टू बी हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। और जो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे उन्होंने क्या किया, बैकवर्ड क्लास के लिए मीन्स ओबीसी के लिए रिजर्वेशंस प्रोवाइड किए कि उन्हें रिजर्वेशंस मिलने चाहिए, जैसे कि एजुकेशन में मिलने चाहिए, अदर हर चीजों में उन्हें एजुकेशन मिलने चाहिए। ही कुड नॉट कंटिन्यू एज प्राइम मिनिस्टर ड्यू टू द इंटरनल डिफरेंसेस इन द पार्टी। और सेम उनके साथ भी वही हुआ जैसे कि हमने पहले इसमें पढ़ा देखा था कि जब इंदिरा गांधी के काल में थे तो उस वक्त हमने देखा कि मोरोजी देसाई आए, फिर वी हैव सीन द मीन्स कैसे चेंज होते गए, कितने सारे लीडर्स आए फिर भी कांग्रेस पार्टी ने उन्हें डिफीट किया। उसी तरह से सेम चंद्रशेखर मीन्स देखा जाए तो विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद भी उन्होंने ओबीसी के लिए कंसीडर किया, बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन कंसीडर किया। ही कुड नॉट कंटिन्यू एज अ प्राइम मिनिस्टर ड्यू टू द इंटरनल डिफरेंसेस इन द पार्टी। सेम वही प्रॉब्लम उनके साथ भी है कि इंटरनल डिफरेंसेस मीन्स पार्टी के ही आपसी मतभेद की वजह से वो भी उनकी ज्यादा दिन तक कारकिर्दी नहीं निभा सके। इन 1990 चंद्रशेखर बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और 1990 में चंद्रशेखर जी प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के। हिज गवर्नमेंट वाज ऑल्सो शॉर्ट लीव्ड, और उनकी सरकार भी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। इन 1991 ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन श्रीलंका लिबरेशन टाइगर ऑफ अ तमिल एलिमेंट असाइनेटेड राजीव गांधी। और तो और 1991 में राजीव गांधी जी को भी, अगर आप लोगों को याद हो कि श्रीलंका की जो लिबरेशन टाइगर थी तमिल एलम्स की, उन्होंने ही राजीव गांधी पे हमला किया था। इवन ही पास्ड अवे इन 1991। टुवर्ड्स द एंड ऑफ the decade of 1980s, the unrest in Jammu and Kashmir had begun. The terrorist activities there forced the Kashmiri Pandits to leave the valley. The problem grew serious day by day, and today it has taken the form of terrorism. और सेम उसी के बाद 1980s के बाद फिर अगेन जम्मू कश्मीर ने सिर उठाया कि टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ाई उन्होंने। कश्मीरी पंडितों ने कहा कि कश्मीर हमें दे दो, भारत से कश्मीर को अलग कर दो। और सेम द प्रॉब्लम ग्रू सीरियस डे बाय डे, और यही टेररिस्ट अटैक दिन ब दिन सीरियस होते चले गए, कंटिन्यूटी में बढ़ते गए। और तो और अब अगर हम देखें तो टेररिज्म इतना बढ़ गया है कि आज भी पाकिस्तान से हम पे हमले होते हैं। वी डोंट वी हैव नॉलेज अबाउट द टेररिज्म। हमें पता चलता रहता है कि आज ये अटैक हुआ, कल वो अटैक हुआ। जैसे कि आप अगर देख सकते हो कि 26/11 का अटैक हुआ था, टेररिज्म अटैक हुआ था हमारे देश पे। उसके बाद समुद्री मार्ग से वो लोग आए थे, कसाब जो थे। तो दिस वी हैव लर्न अबाउट आवर फर्स्ट फर्स्ट पार्ट। इन दैट वी हैव लर्न द इवेंट आफ्टर 1960s में। हमने 1960s में क्या क्या देखा। 1960s में हमने देखा कि पंडित नेहरू थे, फिर लाल बहादुर शास्त्री है, फिर हमने इंदिरा गांधी के बारे में पढ़ा, फिर 1970s में हमने बहुत सी चीज़ों के बारे में पढ़ा। सो 1970s में पाकिस्तान ने किस तरह से बांग्लादेश एक सेपरेट राज्य हुआ। तो ये सब आपने हमने हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा। नाउ थैंक यू, वी विल मीट इन अ नेक्स्ट session. Our second part will be continued in the next session. Thank you very much. Bye.